अच्छी खबर है, मईशत में बेहतरी की एक और इंटरनेशनल क्रेडिबल तस्दीक हुई है। आज IMF की नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया गया है। इसके साथ ही खबरें आई हैं कि जारी खसारे में मजीद कमी हुई है और ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेडली आगे बढ़ रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। IMF के वाशिंगटन में होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी का पहला जायजा मुकम्मल किया गया है, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान के लिए $6 अरब के कर्ज प्रोग्राम की 45 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की दूसरी किस्त की भी मंजूरी दे दी है। और IMF का कहना यह है कि पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त की मंजूरी माशी इस्लाहात पर अमल दरामद की वजह से मुमकिन हुई है। पाकिस्तान माशी इस्लाहात के एक कामयाब प्रोग्राम पर अमल कर रहा है। IMF के इस एतमाद की एक बहुत इंपॉर्टेंट निशानी है जो आज ये रिपोर्ट सामने आई है, इस पर बात करते हैं। और इसके लिए आज हमने दावत दी, हमारे साथ मौजूद है जनाब मुनीर कमाल, साबिक चेयरमैन है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बोर्ड के और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के भी साबिक चेयरमैन रह चुके हैं। मुनीर कमाल साहब, एक और इंटरनेशनल क्रेडिबल तस्दीक है कि मईशत एक सही सिमत में आगे बढ़ रही है। ये जो IMF की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, इस पर आपकी क्या राय है? उसका लुबे लुबाब तो ये है कि IMF ने जो स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट के साथ साइन किया था मई 2019 में, इस साल, अभी तक जो उनका जो व्यू चल रहा है वो ये है कि जो पाकिस्तान इज़ ऑन ट्रैक। दैट इज़ वाई मेरा ख्याल है अब दूसरी किस्त भी $400 मिलियन प्लस की हमें रिलीज़ होने वाली है। तो अभी तो शुरुआत हैं और 2 रिव्यूज़ मेरे ख्याल हुए और दोनों में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम इज़ ऑन ट्रैक। और उनके मुताबिक और चीज़ें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को देखनी है, मेरे ख्याल है FATF का भी कुछ जिक्र है, लेकिन ओवरऑल सो फार अर्ली डेज हैं। फिलहाल तो उन्होंने हमें पास दिया। ओवरऑल क्या तवक्कुआत है अब से लेके आगे तक IMF की पाकिस्तान से मईशत के हवाले से? नहीं, पाकिस्तान से तवक्कुआत तो वही है जो उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि स्टेबलाइज कीजिए अपने आप को और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको कंट्रोल होना चाहिए। दैट इज़ एक्सटर्नल अकाउंट का हमारा कंट्रोल में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था जो बहुत ज़्यादा था पिछले साल और इस साल के शुरू में भी, उस पर तवक्कुआत है उनकी। और ये सबको मालूम है कि जो फिस्कल इम्बैलेंस है उन्होंने उनकी शराइत में से या गवर्नमेंट ने भी जो अपना टारगेट रखा है 5.6 ट्रिलियन रुपीज़ का, ये अपने टैक्सेस और नॉन टैक्सेस जो हमने बढ़ाने हैं, उससे उनकी तवक्कुआत हैं कि वो हम पूरा करें और हमारा बजट डेफिसिट भी कंट्रोल में रहे जो उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है और एक्सटर्नल अकाउंट में भी स्टेबिलिटी आए और एक्सचेंज रिजर्व्स। अच्छा, ये सब 2 रिपोर्ट्स IMF की आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इकॉनमी अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी नंबर्स आए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, यानी कि सनती पैदावार की, बड़ी सनती पैदावार के नंबर्स काफ़ी कम आए हैं, बल्कि वो डिस्करेजिंग है ये सारा जो चीज़ नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है कि जो असल रियल इकॉनमी के जो ये पहिए हैं ये क्यों नहीं चल रहे? इसकी भी वही जो है जो हमने स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम किया था उसमें कॉन्ट्रैक्शन थी, उसमें हमने जो इंपोर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारी एक डिवैल्यूएशन बढ़ी और इंटरेस्ट रेट बढ़ी। ये सारी की सारी इफेक्ट होती हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा। वो तो बड़ा ये एक्सपेक्टेड था वो जो था, और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल है मोटर कार इंडस्ट्रीज़ वगैरह में ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अफेक्ट हुई है, बिल्कुल हुई है, और उन्हीं वजूहात की वजह से हुई है, इंटरेस्ट रेट्स की वजह से और एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन की वजह से। और गवर्नमेंट में और स्टेट बैंक में ये ख्याल है कि जो एक्सचेंज रेट डिवैल्यूएशन किया और जो इंटरेस्ट रेट्स हमें बढ़ाने पड़े वो उस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी भी थे। तो येस, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ अफेक्टेड। फ्यू रीजंस जो मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज रेट का है और हमारी जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं, अगले साल इस पे नज़र रखनी पड़ेगी कि इसको वापस मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। आप भी कह रहे हैं, किसी भी आप रिलेटेड बिजनेसमैन से बात करें, वो कहते हैं ये 13.5% के इंटरेस्ट रेट जो हैं इसमें किसी किस्म की मईशत की बेहतरी की, उसमें तरक्की की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह बताई जाती है, स्टेट बैंक कहता है अभी हमारी महंगाई इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही है। आपका क्या अंदाज़ा क्या है कि ये कब तक स्टेट बैंक जो है ये बाकायदा जो सबसे बड़ा मसला है कि इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो, ये कब आपको नज़र आएंगे? आपको क्या लगता है कि जब आप कहेंगे स्टेट बैंक से कि ये तमाम मामला तैयार हैं, अब इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए फौरी तौर पे? देखिए, स्टेट बैंक तो वो इंडिकेशंस देखेगा ना।
اسٹیٹ بینک یہ تو نہیں ہے کہ چلیے 3 مہینے ہو گئے اب اس کو کم کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. اسٹیٹ بینک جن وجوہات کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس ایڈجسٹمنٹ کی تھی, جن وجوہات کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ ڈیویلویشن کیا تھا, اس کے جب نتائج سامنے آنے شروع ہوں گے, اگر ہمارا انفلیشن ریٹ کم ہوتا ہے اور ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ وہاں فسکل سائڈ وہ بھی اٹیچڈ ہے اس کے, وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو, اور ایکسپورٹس بڑھتی ہیں اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہمارا سٹیبلائز ہوتا ہے, ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز بڑھتے ہیں جو بالکل کم رہ گئے تھے 2018 کے مڈل میں. اگر یہ ساری چیزیں پازیٹیو اس کی ریفلیکشن آنی شروع ہوگی تو دیر از نو ریزن کہ اسٹیٹ بینک اس کو 13.25 پہ رکھے. اگر ڈی ویلیویشن آپ کی ایکسچینج ریٹ اسٹرانگ ہو رہا ہے بیکاز کہ آپ کے ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے ہیں, آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, تو اس کی حائل نہیں ہوں گے. یہ کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی ضد نہیں ہے سینٹرل بینک کی, ہمارے اسٹیٹ بینک کی, کہ جی مجھے 13.25 سے انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کرنا. وہ جن وجوہات کی وجہ سے بڑھایا تھا اور جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ سٹیبلائزیشن کی طرف بڑھتا ہے, ایکسچینج ریٹ, ہمارے ایکسچینج ریزروز بڑھتے ہیں, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ کم ہوتا نظر آ رہا ہے, تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ اگلے سال مڈل میں یا اس سے پہلے ایکسچینج انٹرسٹ ریٹس بھی کم ہونا شروع ہیں. اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا روپی اور اسٹرینتھن ہو جائے, آلریڈی اسٹرینتھن ہو گیا. اب دیکھیں 154 155 پہ تھا ہمارا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب منیر کمال ہمارے ساتھ موجود تھے.